नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है 10 रुपए। यह मंटो की एक मार्मिक और तीखी कहानी है जो समाज की दोहरी मानसिकता, स्त्री की मजबूरी और मासूमियत पर करारा व्यंग प्रस्तुत करती है। यह कहानी मंटो के उस लेखन का हिस्सा है जिसमें वे समाज की कड़वी सच्चाइयों को बहुत बेबाकी से सामने रखते हैं। वो गली के उस नुक्कड़ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ खेल रही थी और उसकी माँ उसे चाली में ढूंढ रही थी। किशोरी को अपनी खोली में बिठाकर और बाहर वाले से काफी चाय लाने के लिए कहकर वह इस चाली की तीनों मंजिलों में अपनी बेटी को तलाश कर चुकी थी, मगर जाने वो कहाँ मर गई थी। संडास के पास जाकर भी उसने आवाज दी, ए सरिता, सरिता। मगर वो तो चाली में थी ही नहीं, और जैसा कि उसकी माँ समझ रही थी, अब उसे पेचिश की शिकायत भी नहीं थी। दवा पिए बगैर उसको आराम आ चुका था और वो बाहर गली के उस नुक्कड़ पर जहां कचरे का ढेर पड़ा रहता है, छोटी छोटी लड़कियों से खेल रही थी और हर किस्म के फिक्रो तरद्दुद से आजाद थी। उसकी माँ बहुत मुतफक्किर थी। किशोरी अंदर खोली में बैठा था और जैसा कि उसने कहा था, दो सेठ बाहर बड़े बाजार में मोटर लिए खड़े थे, लेकिन सरिता कहीं गायब ही हो गई थी। मोटर वाले सेठ हर रोज तो आते ही नहीं, ये तो किशोरी की मेहरबानी है कि महीने में एक दो बार मोटी असामी ले आता है, वरना ऐसे गंदे मोहल्ले में जहां पान की पीकों और जली हुई बीड़ियों की मिली जुली बू से किशोरी घबराता है, सेठ लोग कैसे आस्कते हैं। किशोरी चूंकि होशियार है, इसलिए वो किसी आदमी को मकान पर नहीं लाता, बल्कि सरिता को कपड़े वपड़े पहनाकर बाहर ले जाया करता है और उन लोगों से कह दिया करता है कि साहब लोग, आजकल जमाना बड़ा नाजुक है। पुलिस के सिपाही हर वठत घात में लगे रहते हैं। अब तक 200 धंधा करने वाली छोकरियां पकड़ी जा चुकी हैं। कोर्ट में मेरा भी एक केस चल रहा है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। सरिता की मां को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास रामदुई बैठी बीड़ियों के पत्ते काट रही थी। उससे सरिता की मां ने पूछा, तूने सरिता को कहीं देखा है? जाने कहाँ मर गई है, बस आज मुझे मिल जाए, वो चार चोट की मार दूं कि बंद बंद ढीला हो जाए। लोठा की लोठा हो गई है, पर सारा दिन लौंडों के साथ कदकड़े लगाती रहती है। रामदुई बीड़ियों के पत्ते काटती रही और उसने सरिता की मां को जवाब न दिया। दरअसल रामदुई से सरिता की मां ने कुछ पूछा ही नहीं था। वो यूं ही बड़बड़ाती हुई उसके पास से गुजर गई, जैसा कि उसका आम दस्तूर था। हर दूसरे तीसरे दिन उसे सरिता को ढूंढना पड़ता था और रामदुई को, जो कि सारा दिन सीढ़ियों के पास पिटारी सामने रखे बीड़ियों पर लाल और सफ़ेद धागे लपेटी रहती थी, मुखातिब करके यही अल्फाज दोहराया करती थी। एक और बात वो चाली की सारी औरतों से कहा करती थी, मैं तो अपनी सरिता का किसी बाबू से ब्याह करूंगी, इसीलिए तो उससे कहती हूं कि कुछ पढ़ लिख ले। यहां पास ही एक स्कूल म्यूनिसिपलिटी ने खोला है, सोचती हूं इसमें सरिता को दाखिल करा दूं। बहन, उसके पिता को बड़ा शौक था कि मेरी लड़की लिखी पढ़ी हो। इसके बाद वो एक लंबी आह भरकर आमतौर पर अपने मरे हुए शौहर का किस्सा छेड़ देती थी, जो चाली की हर औरत को ज़बानी याद था। रामदुई से अगर आप पूछें कि अच्छा, जब सरिता के बाप को, जो रेलवाई में काम करता था, बड़े साहब ने गाली दी तो क्या हुआ, तो रामदुई फौरन आपको बता देगी कि सरिता के बाप के मुंह में झाग भर आया और वो साहब से कहने लगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, सरकार का नौकर हूं, तुम मुझ पर रोब नहीं जमा सकते। देखो, अगर फिर गाली दी तो ये दोनों जबड़े हलक के अंदर कर दूंगा। बस फिर किया था। साहब ताव में आ गया और उसने एक और गाली सुना दी। इस पर सरिता के बाप ने गुस्से में आकर साहब की गर्दन पर धूल जमा दी कि उसका टोप 10 गज पर जा गिरा और उसको दिन में तारे नजर आ गए।
मगर फिर भी वो बड़ा आदमी था। आगे बढ़कर उसने सरिता के बाप के पेट में अपने फौजी बूट से इस जोर की ठोकर मारी कि उसकी तली फट गई और वहीं लाइनों के पास गिरकर इसने जान दे दी। सरकार ने साहब पर मुकदमा चलाया और पूरे 500 रुपए सरिता की मां को उससे दिलवाए, मगर किस्मत बुरी थी। उसको सट्टा खेलने की चाट पड़ गई और 5 महीने के अंदर अंदर सारा रुपया बर्बाद हो गया। सरिता की मां की जबान पर हर वक्त ये कहानी जारी रहती थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि ये सच है या झूठ। 40 में से किसी आदमी को भी सरिता की मां से हमदर्दी ना थी। शायद इसलिए कि वो सब के सब खुद हमदर्दी के काबिल थे, कोई किसी का दोस्त नहीं था। इस बिल्डिंग में अक्सर आदमी ऐसे रहते थे जो दिन भर सोते थे और रात को जागते थे, क्योंकि उन्हें रात को पास वाली मिल में काम पर जाना होता था। इस बिल्डिंग में सब आदमी बिल्कुल पास रहते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे से दिलचस्पी ना थी। 40 में करीब करीब सब लोग जानते थे कि सरिता की मां अपनी जवान बेटी से पेशा कराती है, लेकिन चूंकि वो किसी के साथ अच्छा बुरा सलूक करने के आदी ही ना थे, इसलिए सरिता की मां को कोई झुठलाने की कोशिश न करता था जब वो कहा करती थी, मेरी बेटी को तो दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। अलबत्ता एक रोज सुबह सवेरे नल के पास जब तुकाराम ने सरिता को छेड़ा था तो सरिता की मां बहुत चीखी चिल्लाई थी, इस मुए गंजे को तो क्यों संभाल के नहीं रखती। परमात्मा करे दोनों आंखों से अंधा हो जाए, जिनसे इसने मेरी कुंवारी बेटी की तरफ बुरी नजरों से देखा। सच कहती हूं, एक रोज ऐसा फसाद होगा कि इस तेरी सौगात का मारे जूतों के सर पिलपिला कर दूंगी। बाहर जो चाहे करता फिरे, यहां उसे भले मांसों की तरह रहना होगा। सुना? और ये सुनकर तुकाराम की भैंगी बीवी धोती बांधते बांधते बाहर निकल आई। खबरदार मोई चिड़ी, जो तूने एक लफ्ज भी और जबान से निकाला, ये तेरी देवी तो होटल के छोकरों से भी आंख मिचौली खेलती है, और तू क्या हम सब को अंधा समझती है? क्या हम सब जानते नहीं कि तेरे घर में नित नए बाबू किस लिए आते हैं? और ये तेरी सरिता आए दिन बन संवर कर बाहर क्यों जाती है? बड़ी आई इज्जत आबरू वाली, जा जा दफा हो यहां से। तुकाराम की भैंगी बीवी के मुतल्लिक बहुत सी बातें मशहूर थीं, लेकिन ये बात खासतौर पर सब लोगों को मालूम थी कि घासलेट वाला, मिट्टी का तेल बेचने वाला, तेल देने के लिए आता है तो वो उसे अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया करती है। चुनांचे सरिता की मां ने इस खास बात पर बहुत जोर दिया। वो बार बार नफरत भरे लहजे में उससे कहती, वो तेरा यार घासलेट। 2-2 घंटे उसे खोली में बिठाकर किया तू उसका घासलेट सूंघती रहती है। तुकाराम की बीवी से सरिता की मां की बोल चाल ज्यादा देर तक बंद न रही थी, क्योंकि एक रोज सरिता की मां ने रात को अपनी इस पड़ोसन को घुप अंधेरे में किसी से मीठी मीठी बातें करते पकड़ लिया था, और दूसरे ही रोज तुकाराम की बीवी ने, जब वो रात को पाने धोनी की तरफ से आ रही थी, सरिता को एक जेंटलमैन आदमी के साथ मोटर में बैठे देख लिया। चुनांचे इन दोनों का आपस में समझौता हो गया था। इसीलिए सरिता की मां ने तुकाराम की बीवी से पूछा, तूने कहीं सरिता को नहीं देखा? तुकाराम की बीवी ने भैंगी आंख से गली के नुक्कड़ की तरफ देखा। वहां घूरे के पास पटवारी की लौंडिया से खेल रही है। फिर उसने आवाज धीमी करके उससे कहा, अभी अभी किशोरी ऊपर गया था कि तुझसे मिला? सरिता की मां ने इधर उधर देखकर हौले से कहा, ऊपर बिठा आई हूं, पर ये सरिता हमेशा वक्त पर कहीं गायब हो जाती है। ये कहकर वो घूरे की तरफ बढ़ी, और जब सीमेंट की बनी हुई मोत्री पेशाबगाह के पास आई तो सरिता फौरन उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार पैदा हो गए। जब उसकी मां ने खश्मालूद लहजे में उसका बाजू पकड़ कर कहा, चल घर में चल के मर, तुझे तो सिवाय उछल कूद के और कोई काम ही नहीं। फिर रास्ते में उसने हौले से कहा, किशोरी बड़ी देर से आया बैठा है, एक मोटर वाले सेठ को बुलाया है। चल तू भाग के ऊपर चल और जल्दी जल्दी तैयार हो जा। और सुन, वो नीली जॉर्जेट की साड़ी पहन
और देख, ये तेरे बाल भी बहुत बुरी तरह बिखर रहे हैं। तू जल्दी तैयार हो, कंघी मैं कर दूंगी। ये सुनकर कि मोटर वाले सेठ आए हैं, सरिता बहुत खुश हुई। उसे सेठ से इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी कि मोटर से थी। मोटर की सवारी उसे बहुत पसंद थी। जब मोटर फर्राटे भरती खुली खुली सड़कों पर चलती और उसके मुंह पर हवा के तमांचे पड़ते तो उसके दिल में एक नाकाबिल ए बयान मुसरत उबलना शुरू हो जाती। मोटर में बैठकर उसको हर शिये एक हवाई चक्कर दिखाई देती और समझती कि वो खुद एक बगुला है जो सड़कों पर उड़ता चला जा रहा है। सरिता की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 बरस की होगी, मगर उसमें भनपा 13 बरस की लड़कियों का सा था। औरतों से मिलना जुलना और उनसे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सारा दिन छोटी छोटी लड़कियों के साथ ऊंट पटांग खेलों में मसरूफ रहती। ऐसे खेल जिनका कोई मतलब ही न हो। मिसाल के तौर पर वो गली के काले लुक-फिरे फर्श पर खरिया मिट्टी से लकीरें खींचने में बहुत दिलचस्पी लेती थी और इस खेल में वो इस इन्हिमाक से मसरूफ रहती। जैसे सड़क पर ये टेढ़ी बंगी लकीरें अगर न खींची गईं तो आमद और रफ्त बंद हो जाएगी, और फिर खोली से पुराने टाट उठाकर वह अपनी नन्ही नन्ही सहेलियों के साथ कई कई घंटे उनको फुटपाथ पर झटकने, साफ करने, बिछाने और उन पर बैठने के गैर दिलचस्प खेल में मशगूल रहती थी। सरिता खूबसूरत नहीं थी। रंग उसका स्याही माइल गंदुमी था। बंबई के मरतूब मौसम के बाइस उसके चेहरे की जिल्द हर वक्त चिकनी रहती थी, और पतले पतले होंठों पर जो चीकू, एक फल जिसका रंग गंदुमी होता है, के छिलके दिखाई देते थे, हर वक्त खाफीफ सी लर्जिश तारी रहती थी। ऊपर के होंठ पर पसीने की 3-4 नन्ही नन्ही बूंदें हमेशा कप-कपाती रहती थीं। उसकी सेहत अच्छी थी। गलास्त में रहने के बावजूद उसका जिस्म सिडौल और मुतनासिब था। ऐसा मालूम होता था कि उस पर जवानी का हमला बड़ी शिद्दत से हुआ है, जिसने मुखालिफ कुव्वतों को दबा के रख दिया है। कद छोटा था जो उसकी तंदुरुस्ती में इजाफा करता था। सड़क पर फुर्ती से इधर उधर चलते हुए जब उसकी मैली घघरी ऊपर को उठ जाती तो कई राह चलने वाले मर्दों की निगाहें उसकी पिंडुलियों की तरफ उठ जाती थीं, जिनमें जवानी के बाइस ताज़ा रंदा की हुई सागवान की लकड़ी जैसी चमक दिखाई देती थी। इन पिंडुलियों पर जो बालों से बिल्कुल बेनियाज थी। मसामों के नन्हे नन्हे निशान देखकर उन संतरों के छिलके याद आ जाते थे जिनके छोटे छोटे खलियों में तेल भरा होता है और जो थोड़े से दबाव पर फव्वारे की तरह ऊपर उठकर आंखों में घुस जाया करता है। सरिता की बाहें भी सिडौल थीं। कंधों पर उनकी गोलाई मोटे और बड़े बेढप तरीके पर सिले हुए ब्लाउज के बावजूद बाहर झांकती थी। बाल बड़े घने और लंबे थे। इनमें से खोपरे के तेल की बू आती रहती थी। एक मोटे कोड़े के मानिंद उसकी चोटी पीठ को थपकती रहती थी। सरिता अपने बालों की लंबाई से खुश नहीं थी क्योंकि खेल कूद के दौरान में उसकी चोटी उसे बहुत तकलीफ दिया करती थी और उसे मुख्तलिफ तरीकों से उसको काबू में रखना पड़ता था। सरिता का दिल और दिमाग हर किस्म के फिक्र और तरद्दुद से आजाद था। दोनों वक्त उसे खाने को मिल जाता था। उसकी माँ घर का सब काम काज करती थी। सुबह को सरिता 2 बाल्टियां भर कर अंदर रख देती और शाम को हर रोज लैंप में 1 पैसे तेल भरवा लाती। कई बरसों से वो ये काम बड़ी बाकायदगी से कर रही थी। चुनांचे शाम को आदत के बाइस खुद ब खुद इसका हाथ उस प्याले की तरफ बढ़ता जिसमें पैसे पड़े रहते थे और लैंप उठाकर वो नीचे चली जाती। कभी कभी यानी महीने में 4-5 बार जब किशोरी सेठ लोगों को लाता था तो उनके साथ होटल में या बाहर अंधेरे मुकामों पर जाने को वो तफरीह ख्याल करती थी। उसने इस बाहर जाने के सिलसिले के दूसरे पहलुओं पर कभी गौर ही नहीं किया था। शायद ये समझती थी कि दूसरी लड़कियों के घर में भी किशोरी जैसे आदमी आते होंगे और उनको सेठ लोगों के साथ बाहर जाना पड़ता होगा, और वहां रात को वर्ली के ठंडे ठंडे बंचों पर या जूहों की गीली रेत पर जो कुछ होता है सब के साथ होता होगा। चुनांचे उसने एक बार अपनी माँ से कहा था, माँ अब तो शांता भी काफी बड़ी हो गई।
उसको भी मेरे साथ भेज दो ना। ये सेठ जो अब आए हैं उबले अंडे खाने को दिया करते हैं और शांता को अंडे बहुत भाते हैं। इस पर उसकी माँ ने बात गोल मोल कर दी थी। हाँ हाँ, किसी रोज उसको भी तुम्हारे साथ भेज दूंगी। उसकी माँ पूना से वापस तो आ जाए। और सरिता ने दूसरे रोज ही शांता को जब वो संडास से निकल रही थी ये खुशखबरी सुनाई थी। तेरी माँ पूना से आ जाए तो सब मामला ठीक हो जाएगा। तू भी मेरे साथ वर्ली जाया करेगी। और उसके बाद सरिता ने उसको रात की बात कुछ इस तरीके पर सुनाना शुरू की थी जैसे उसने एक ही प्यारा सपना देखा है। शांता को, जो सरिता से 2 बरस छोटी थी, ये बातें सुनकर ऐसा लगा था जैसे उसके सारे जिस्म के अंदर नन्हे नन्हे घुंघरू बज रहे हैं। सरिता की सब बातें सुनकर भी उसको तसल्ली न हुई थी और उसका बाजू खींचकर उसने कहा था, चल नीचे चलते हैं, वहां बातें करेंगे। और नीचे उस मोत्री के पास जहां गिरधारी बनिया ने बहुत से टाटों पर खोपरे के मैले टुकड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे, वो दोनों देर तक कप-कपी करने वाली बातें करती रही थी। उस वक्त भी जबकि सरिता धोती के पर्दे के पीछे नीली जॉर्जेट की साड़ी पहन रही थी। कपड़े के मसही से उसके बदन पर गुदगुदी हो रही थी और मोटर की सैर का ख्याल उसके दिमाग में परिंदों की सी फड़फड़ाहटें पैदा कर रहा था। अब की बार सेठ कैसा होगा और उसे कहाँ ले जाएगा, ये और इसी किस्म के और सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। अलबत्ता जल्दी जल्दी कपड़े बदलते हुए उसने 1-2 मरतबा ये ज़रूर सोचा था कि ऐसा ना हो कि मोटर चले और चंद ही मिनटों में किसी होटल के दरवाजे पर ठहर जाए और एक बंद कमरे में सेठ शराब पीना शुरू कर दे और उसका दम घुटना शुरू हो जाए। उसे होटलों के बंद कमरे पसंद नहीं थे, जिनमें आम तौर पर लोहे की 2 चारपाइयाँ उस तौर बिछी होती थीं गोया उन पर जी भर के सोने की इजाज़त ही नहीं है। जल्दी जल्दी उसने जॉर्जेट की साड़ी पहनी और उसकी शिकनें दुरुस्त करती हुई एक लम्हे के लिए किशोरी के सामने आ खड़ी हुई। किशोरी, ज़रा देखो, पीछे से साड़ी ठीक है ना? और जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो लकड़ी के उस टूटे हुए बक्स की तरफ बढ़ी जिसमें उसने जापानी सुर्खी रखी हुई थी। एक धुंधले आईने को खिड़की की सलाखों में अटका कर उसने दोहरी होकर अपने गालों पर पाउडर लगाया और सुर्खी लगाकर जब बिल्कुल तैयार हो गई तो मुस्कुरा कर किशोरी की तरफ दाद तलब निगाहों से देखा। शोक रंग की नीली साड़ी में होंठों पर बेतरतीबी से सुर्खी की धड़ी जमाए और सावले गालों पर पियाजी रंग का पाउडर मले वो मिट्टी का एक ऐसा खिलौना मालूम हुई जो दीवाली पर खिलौने बेचने वालों की दुकान में सबसे ज्यादा नुमाया दिखाई दिया करता है। इतने में उसकी माँ आ गई। इसने जल्दी जल्दी सरिता के बाल दुरुस्त किए और कहा, देखो बिटिया, अच्छी अच्छी बातें करना और जो कुछ वो कहें मान लेना। ये सेठ जो आए हैं ना बड़े आदमी हैं, मोटर उनकी अपनी है। फिर किशोरी से मुखातब होकर कहा, अब तू जल्दी से ले जा इसे, बेचारे कब के खड़े राह देख रहे होंगे। बाहर बड़े बाजार में जहां एक कारखाने की लंबी दीवार दूर तक चली गई है, एक पीले रंग की मोटर में 3 हैदराबादी नौजवान अपनी अपनी नाक पर रुमाल रखे किशोरी का इंतजार कर रहे थे। वो मोटर आगे ले जाते मगर मुसीबत ये है कि दीवार दूर तक चली गई थी और उसके साथ ही पेशाब का सिलसिला भी। जब गली के मोड़ से उन नौजवान को जो मोटर का हैंडल थामे बैठा था किशोरी नजर आया तो उसने अपने बाकी 2 साथियों से कहा, लो भाई आ गए, ये है किशोरी। और उसने मोटर की तरफ निगाहें जमाए रखी और अरे ये तो बिल्कुल ही छोटी लड़की है, जरा तुम भी देखो ना। अरे भाई वो नीली साड़ी में। जब किशोरी और सरिता दोनों मोटर के पास आ गए तो पिछली सीट पर जो 2 नौजवान बैठे थे उन्होंने दरमियान में से अपने हैट वगैरह उठा लिए और जगह खाली कर दी। किशोरी ने आगे बढ़ के मोटर के पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोला और फुर्ती से सरिता को अंदर दाखिल कर दिया। दरवाज़ा बंद करके किशोरी ने उस नौजवान से जो मोटर का हैंडल थामे था कहा,
माफ कीजिएगा, देर हो गई। ये बाहर अपनी किसी सहेली के पास गई हुई थी। तो नौजवान ने मुड़कर सरिता की तरफ देखा और किशोरी से कहा, ठीक है, लेकिन देखो। सरक कर मोटर की इस खिड़की में से उसने अपना सर बाहर निकाला और हौले से किशोरी के कान में कहा, शोर वोर तो नहीं मचाएगी? किशोरी ने उसके जवाब में अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, सेठ, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ये सुनकर उस नौजवान ने जेब में से 2 रुपए निकाले और किशोरी के हाथ में थमा दिए। जाओ ऐश करो। किशोरी ने सलाम किया और मोटर स्टार्ट हुई। शाम के 5 बजे थे। बंबई के बाजारों में गाड़ियों, ट्रामों, बसों और लोगों की आमद और रफ्त बहुत ज्यादा थी। सरिता खामोशी से 2 आदमियों के बीच में दुबकी बैठी रही। बार बार अपनी रानों को जोड़कर ऊपर हाथ रख देती और कुछ कहते कहते खामोश हो जाती। वो दरअसल मोटर चलाने वाले नौजवान से कहना चाहती थी, सेठ, जल्दी जल्दी मोटर चलाओ, मेरा तो यूं दम घुट जाएगा। बहुत देर तक मोटर में किसी ने एक दूसरे से बात ना की। मोटर वाला मोटर चलाता रहा और पिछली सीट पर दोनों हैदराबादी नौजवान अपनी उचकनों में वो इज़्तिराब छुपाते रहे जो पहली दफ़ा एक नौजवान लड़की को बिल्कुल अपने पास देखकर उन्हें महसूस हो रहा था। ऐसी नौजवान लड़की जो कुछ अरसे के लिए उनकी अपनी थी, यानी जिससे वो बिला खौफ व खतर छेड़छाड़ कर सकते थे। वो नौजवान जो मोटर चला रहा था 2 बरस से बंबई में कयाम पजीर था और सरिता जैसी कई लड़कियां दिन के उजाले और रात के अंधेरे में देख चुका था। उसकी पीली मोटर में मुख्तलिफ रंग और नस्ल की छोकरियां दाखिल हो चुकी थीं। इसलिए उसे कोई खास बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। हैदराबाद के उसके 2 दोस्त आए थे, उनमें से एक जिसका नाम शहाब था, जो बंबई में पूरी तरह सैर और तफरीह करना चाहता था। इसलिए किफ़ायत ने यानी मोटर के मालिक ने अज़रा दोस्त नवाज़ी किशोरी के ज़रिया से सरिता का इंतज़ाम कर दिया था। दूसरे दोस्त अनवर से किफ़ायत ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए भी एक रहे तो क्या हर्ज है, मगर इसमें चूंकि अठलाती कुव्वत कम थी, इसलिए श्रम के मारे वो ये न कह सका कि हाँ भाई मेरे लिए भी एक रहे। किफ़ायत ने सरिता को पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि किशोरी बहुत देर के बाद ये नई छोकरी निकाल कर लाया था। लेकिन इस नएपन के बावजूद उसने अभी तक इससे दिलचस्पी न ली थी। शायद इसलिए कि वो एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता था। मोटर चलाने के साथ साथ वो सरिता की तरफ ध्यान नहीं दे सकता था। जब शहर खत्म हो गया और मोटर मुज़ाफ़ात की सड़क पर चलने लगी तो सरिता उछल पड़ी। वो दबाव जो अब तक उसने अपने ऊपर डाल रखा था, ठंडी हवा के झोंकों और उड़ती हुई मोटर ने एकदम उठा दिया और सरिता के अंदर बिजलियां सी दौड़ गईं। वो सरतापा हरकत बन गई। उसकी टांगें थिरकने लगीं, बाजू नाचने लगे, उंगलियां कपकपाने लगीं और वो अपने दोनों तरफ भागते हुए दरख्तों को दौड़ती हुई निगाहों से देखने लगी। अब अनवर और शहाब आराम महसूस कर रहे थे। शहाब ने जो सरिता पर अपना हक समझता था, हौले से अपना बाजू उसकी कमर में हाइल करना चाहा। एकदम सरिता के गुदगुदी उठी। तड़प कर वो अनवर पर जा गिरी और पीली मोटर की खिड़कियों में से दूर तक सरिता की हंसी बहती गई। शहाब ने जब एक बार फिर उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया तो सरिता दोहरी हो गई और हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया। अनवर एक कोने में दुबका रहा और मुंह में थूक पैदा करने की कोशिश करता रहा। शहाब के दिल और दिमाग में शोक रंग भर गए। उसने किफ़ायत से कहा, वल्लाह बड़ी करारी लौंडिया है। ये कहकर उसने जोर से सरिता की रान में चुटकी भरी। सरिता ने इसके जवाब में अनवर का हौले से कान मरोड़ दिया, इसलिए कि वो उसके बिल्कुल पास था। मोटर में कहकहे उबलने लगे। किफ़ायत बार बार मुड़ मुड़ कर देखता था। हालांकि उसे अपने सामने छोटे से आईने में सब कुछ दिखाई दे रहा था। कहकहों के जोर का साथ देने की खातिर उसने मोटर की रफ्तार भी तेज कर दी।
सरिता का जी चाहा कि बाहर निकलकर मोटर के मुंह पर बैठ जाए जहां लोहे की उड़ती हुई परी लगी थी। वो आगे बढ़ी। शहाब ने उसे छेड़ा। सौ संभलने की खातिर इसने किफायत के गले में अपनी बाहें हायल कर दी। किफायत ने गैर इरादी तौर पर उसके हाथ चूम लिए। एक सनसनी सी सरिता के जिस्म में दौड़ गई और फांद कर अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और उसकी टाई से खेलना शुरू कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने किफायत से पूछा। मेरा नाम, किफायत ने पूछा। मेरा नाम किफायत है, ये कहकर उसने 10 रुपए का नोट उसके हाथ में दे दिया। सरिता ने उसके नाम की तरफ कोई तवज्जो न दी और नोट अपनी चोली में अड़स कर बच्चों की तरह खुश होकर कहा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम्हारी ये टाई बहुत अच्छी है। उस वक्त सरिता को हर शय अच्छी नजर आ रही थी। वो चाहती थी कि जो बुरे भी हैं अच्छे हो जाएं। और फिर ऐसा हो कि मोटर तेज दौड़ती रहे और हर शय हवाई बगुला बन जाए। एकदम उसका जी चाहा कि गाय, चुनाचे उसने किफायत की टाई से खेलना बंद करके गाना शुरू कर दिया। तुम्ही ने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। कुछ देर ये फिल्मी गीत गाने के बाद सरिता एकदम पीछे मुड़ी और अनवर को खामोश देखकर कहने लगी, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? कोई बात करो, कोई गीत गाव। ये कहती हुई वो उचक कर पिछली सीट पर चली गई और शहाब के बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी। आओ हम दोनों गाए। तुम्हें याद है वो गाना जो देविका रानी ने गाया था, मैं बन की चिड़िया बन के बोलो रे। देविका रानी कितनी अच्छी है। ये कहकर उसने दोनों हाथ जोड़कर अपनी थोड़ी के नीचे रख लिए और आंखें झपकाते हुए कहा। अशोक कुमार और देविका रानी पास पास खड़े थे। देविका रानी कहती थी, मैं बन की चिड़िया बन के बन बन बोलू रे। और अशोक कुमार कहता था, तुम कहो ना। सरिता ने गाना शुरू कर दिया, मैं बन की चिड़िया बन के बोलू रे। शहाब ने भद्दी आवाज में गाया, मैं बन का पंछी बन के बन बन बोलू रे। और फिर बाकायदा डोट शुरू हो गया। किफायत ने मोटर का हॉर्न बजाकर ताल का साथ दिया। सरिता ने तालियां बजाना शुरू कर दी। सरिता का बारीक सुर, शहाब की फटी हुई आवाज, हॉर्न की पोपो, हवा की साए साए और मोटर के इंजन की फुरफुराहट, ये सब मिलजुल कर एक आर्केस्ट्रा बन गए। सरिता खुश थी, शहाब खुश था, किफायत खुश था। इन सबको खुश देखकर अनवर को भी खुश होना पड़ा। वो दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ कि ख्वाह मख्वाह उसने अपने को कैद कर रखा है। उसके बाजुओं में हरकत पैदा हुई। उसके सोए हुए जज्बात ने अंगड़ाइयां लीं और वो सरिता, शहाब और किफायत की शोर अफशा खुशी में शरीक होने के लिए तैयार हो गया। गाते गाते सरिता ने अनवर के सर से उसका हैट उतार कर अपने सर पहन लिया और ये देखने के लिए कि उसके सर पर कैसा लगता है, उचक कर अगली सीट पर चली गई और नन्हे से आईने में अपना चेहरा देखने लगी। अनवर सोचने लगा कि क्या मोटर में वो शुरू ही से हैट पहने बैठा था। सरिता ने जोर से किफायत की मोटी रान पर तमाचा मारा। अगर मैं तुम्हारी पतलून पहन लूं और कमीज पहनकर ऐसी टाई लगा लूं तो क्या पूरा साहब न बन जाऊं? ये सुनकर शहाब की समझ में न आया कि वो क्या करे। चुनाचे उसने अनवर के बाजुओं को झिंझोड़ दिया। वल्लाह तुम निरे चुगद हो। और अनवर ने थोड़ी देर के लिए महसूस किया कि वो वाकई बहुत बड़ा चुगद है। किफायत ने सरिता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सरिता ने कहा, मेरा नाम सरिता है। शहाब पिछली सीट से बोला, सरिता तुम औरत नहीं फुलझड़ी हो। अनवर ने कुछ कहना चाहा, मगर सरिता ने ऊंचे सुरों में गाना शुरू कर दिया। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, तज के सब संसार। किफायत और शहाब के दिल में बैक वक्त ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये मोटर यूं ही सारी उम्र चलती रहे। अनवर फिर सोच रहा था कि वो चुगद नहीं है तो किया है। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में, तज के सब संसार।
संसार के टुकड़े देर तक उड़ते रहे। सरिता के बाल जो उसकी चोटी की गिरफ्त से आजाद थे, यूं लहरा रहे थे जैसे गाढ़ा धुआं हवा के दबाव से बिखर रहा है। वो खुश थी। शहाब खुश था, किफायत खुश था और अब अनवर भी खुश होने का इरादा कर रहा था। गीत खत्म हो गया और सबको थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जो जोर की बारिश हो रही थी एकाएक थम गई है। किफायत ने सरिता से कहा, कोई और गीत गाव। शहाब पिछली सीट से बोला, हाँ हाँ, एक और रहे। ये सिनेमा वाले भी क्या याद करेंगे। सरिता ने गाना शुरू कर दिया। मोरे आंगना में आए आली, मैं चाल चलूं मतवाली। मोटर भी मतवाली चाल चलने लगी। आखिरकार सड़क के सारे पेच खत्म हो गए और समुद्र का किनारा आ गया। दिन ढल रहा था और समुद्र से आने वाली हवा खुमकी इख्तियार कर रही थी। मोटर रुकी। सरिता दरवाजा खोलकर बाहर निकली और साहिल के साथ साथ दूर तक बेमकसद दौड़ती चली गई। किफायत और शहाब भी इस दौड़ में शामिल हो गए। खुली फजा में, बेपाया समुद्र के पास, ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तले गीली गीली रेत पर सरिता समझ न सकी कि वो क्या चाहती है। उसका जी चाहता था कि बैक वक्त फजा में घुल मिल जाए, समुद्र में फैल जाए, इतनी ऊंची हो जाए कि ताड़ के दरख्तों को ऊपर से देखे। साहिल की रेत की सारी नमी पैरों के जरिए से अपने अंदर जज्ब कर ले और फिर वही मोटर हो और वही उड़ाने, वही तेज तेज झोंके और वही मुसलसल पोपो। वो बहुत खुश थी। जब तीनों हैदराबादी नौजवान साहिल की गीली गीली रेत पर बैठकर बियर पीने लगे तो किफायत के हाथ से सरिता ने बोतल छीन लिया। ठहरो, मैं डालती हूं। सरिता ने इस अंदाज से गिलास में बियर उंडेली की झाग ही झाग पैदा हो गए। सरिता ये तमाशा देखकर बहुत खुश हुई। सावले सावले झागों में उसने अपनी उंगली खबोई और मुंह में डाल ली। जब कड़वी लगी तो बहुत बुरा मुंह बनाया। किफायत और शहाब बे-इख्तियार हंस पड़े। जब दोनों की हंसी बंद हुई तो किफायत ने मुड़कर अपने पीछे देखा। अनवर भी हंस रहा था। बियर की 6 बोतलें कुछ तो झाग बनकर साहिल की रेत में जज्ब हो गईं और कुछ किफायत, शहाब और अनवर के पेट में चली गईं। सरिता गाती रही। अनवर ने एक बार उसकी तरफ देखा और ख्याल किया कि सरिता बियर की बनी हुई है। उसके सावले गाल समुद्र की नमालूद हुआ के मस से गीले हो रहे थे। वो बेहद मसरूर थी। अब अनवर भी खुश था। उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो रही थी कि समुद्र का सब पानी बियर बन जाए और वो इसमें गोते लगाए, सरिता भी डुबकियां लगाए। 2 खाली बोतलें लेकर सरिता ने एक दूसरे से टकरा दी। झनकार पैदा हुई और सरिता ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। किफायत, शहाब और अनवर भी हंसने लगे। हंसते हंसते सरिता ने किफायत से कहा, आओ मोटर चलाएं। सब उठ खड़े हुए। खाली बोतलें गीली गीली रेत पर औंधी पड़ी रहीं और वो सब भागकर मोटर में बैठ गए। फिर वही हवा के तेज तेज झोंके आने लगे। वही मुसलसल पोपों शुरू हुई और सरिता के बाल फिर धोए की तरह बिखरने लगे। गीतों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। मोटर हवा में आरे की तरह चलती रही। सरिता गाती रही। पिछली सीट पर शहाब और अनवर के दरमियान सरिता बैठी थी। अनवर ऊँग रहा था। सरिता ने शरारत से शहाब के बालों में कंघी करना शुरू की, मगर इसका नतीजा ये हुआ कि वो सो गया। सरिता ने जब अनवर की तरफ रुख किया तो उसे वैसा ही सोया हुआ पाया। इन दोनों के बीच में से उठकर वो अगली सीट पर किफायत के पास बैठ गई और आवाज दबाकर हौले से कहने लगी, आपके दोनों साथियों को सुला आई हूं, अब आप भी सो जाइए। किफायत मुस्कुराया। फिर मोटर कौन चलाएगा? सरिता भी मुस्कुराई। चलती रहेगी। देर तक किफायत और सरिता आपस में बातें करते रहे। इतने में वो बाजार आ गया, जहां किशोरी ने सरिता को मोटर के अंदर दाखिल किया था।
जब वो दीवार आई जिस पर यहां पेशाब करना मना है के कई बोर्ड लगे थे, तो सरिता ने किफायत से कहा, बस यहां रोक लो। मोटर रुकी। पेशतर इसके कि किफायत कुछ सोचने या कहने पाए। सरिता मोटर से बाहर थी, उसने इशारे से सलाम किया और चल दी। किफायत है हैंडल पर हाथ रखे खालिबन सारे वातिया को ज़ेहन में ताज़ा करने की कोशिश कर रहा था कि सरिता के कदम रुके। मुड़ी और चोली में से 10 रुपए का नोट निकालकर किफायत के पास सीट पर रख दिया। किफायत ने हैरत से नोट की तरफ देखा और पूछा, सरिता ये क्या? ये रुपए मैं किस बात के लूं? कहकर सरिता फुर्ती से दौड़ गई और किफायत सीट के गद्दे पर पड़े हुए नोट की तरफ देखता रह गया। उसने मुड़कर पिछली सीट की तरफ देखा। शहाब और अनवर भी नोट की तरह सो रहे थे। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी साझा करें। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।